Hello my dear students, welcome to the channel The Science Pod. Today we are going to discuss about the global warming as well as greenhouse effect. तो बेटा आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं और क्या क्या है इसके इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग, बेटा ग्लोबल वार्मिंग दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है ग्लोब और दूसरा है वार्मिंग। ग्लोब का मतलब अर्थ और वार्मिंग का मतलब हॉटनेस या वार्मनेस। तो जब हमारा अर्थ गर्म हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो प्रोसेस कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो कि 14 डिग्री सेल्सियस है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, जब ये टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहने लग जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, क्या है इसके रीजन, कैसे ग्लोबल वार्मिंग आया, इसके बारे में हम आगे देखते रहेंगे तो बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहले आप इस बात को जरूर लर्न कर लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ और नहीं है बल्कि एवरेज टेम्परेचर में होने वाली बढ़ोतरी है, जिससे आपका क्लाइमेट चेंज होने लगता है। कैसे होता है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ये सब हमारा अर्थ इतना गर्म हो गया। तो बेटा जब सोलर रेडिएशन आपको अर्थ पे पड़ती है, सोलर रेडिएशन कहाँ से आएंगी, सन से आएंगी। सन से आने वाली जो हीट है या एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो अर्थ पे जब आती है तो इसका कुछ पार्ट अर्थ पे पाई जाने वाली गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ पार्ट एमिट कर दिया जाता है, मतलब वापस स्पेस में भेज दिया जाता है। क्योंकि जितनी हमें जरूरत होती है हम चीज़ों को उतना ही लेते हैं और बाकी चीज़ों को एज इट इज रखने देते हैं, वापस भेज देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम कभी किसी लालच में पड़ जाएं, लेकिन हमारी गैसें ऐसा नहीं करती हैं। हमारी गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उतनी ही एनर्जी को ट्रैप करती हैं जितनी अर्थ पे ज़रूरत है और बाकी की सारी एनर्जी को एमिट कर देती हैं। तो अर्थ पे सनलाइट का पड़ना और वापस स्पेस में जाना, ये पूरी प्रोसेस आपकी कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये ना होता तो हमारा अर्थ हो सकता है रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो इसकी डेफिनेशन पे एक बार हम ध्यान डाल लेंगे। द ट्रैपिंग ऑफ सन्स रेडिएशन बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सन की रेडिएशन को ट्रैप करना गैसों के द्वारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर सारी ही हीट रात में वापस चली गई जब सन मौजूद नहीं है तो रात में अर्थ पे बर्फ जमने लग जाएगी और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए डाल लेंगे। द ट्रैपिंग ऑफ सन्स रेडिएशन बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सन की रेडिएशन को ट्रैप करना गैसों के द्वारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर सारी ही हीट रात में वापस चली गई जब सन मौजूद नहीं है तो रात में अर्थ पे बर्फ जमने लग जाएगी और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम से। मान लीजिए सन आया, सन ने अपनी रेडिएशन दी, हीट दी, एनर्जी दी हमारे अर्थ के सरफेस को। यहाँ पर पाई जाने वाली जो गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, तो CO2 पहली है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3, ओजोन, CH4, मीथेन। ये सारी जो बेटा गैसेस हैं ये सन से आने वाली रेडिएशन को, हीट को अपने अंदर सोख लेती हैं, क्योंकि इनके अंदर सोखने की टेंडेंसी, कैपेसिटी होती है और अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का निर्माण करती हैं, कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, जिससे कि हमारा अर्थ गर्म रहे। क्यों गर्म रहे, इसलिए गर्म रहे ताकि रात में जब सूरज चला जाए अपने घर पे छुट्टी पे तो हमारे अर्थ को कोई भी ठंडा ना कर पाए, इतना ठंडा ना कर पाए कि यहाँ पे रात में बर्फ़ बन जाए। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस का नाम, इफ़ेक्ट का नाम हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ही क्यों रखा, ब्लैक हाउस इफ़ेक्ट क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा यूरोप वगैरह में कुछ ऐसे घर बनाए गए थे जो कांच के थे, उनके अंदर सन के
हीट एनर्जी आती तो थी लेकिन वापस नहीं जा पाती थी, टकरा करके उसी घर के अराउंड उसको घर को अंदर से गर्म करती रहती थी। और उसके अंदर उन घरों के अंदर आप देख रहे हैं हमने उगाई हैं सब्जियां, फल और कुछ महंगी चीज़ें। भाई हम चावल और गेहूं के लिए ऐसे घर थोड़ी बनाएंगे, छोटे पैमाने पर उगाते हैं और कमर्शियल फ़ायदे के लिए लगाते हैं। तो इन कांच के घरों में जो सब्जियां और फल पक रहे हैं ये बाहर से देखने में कैसे थे? ये बाहर से देखने में ग्रीन थे, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रख दिया। क्योंकि ये कांच के घर अंदर से गर्म थे, एक बार सूरज की आने वाली गर्मी इनके अंदर आ तो जाती थी लेकिन वापस नहीं जा पाती थी। तो वापस ना जाने की वजह से ये घर अंदर से गर्म हो जाते थे और बाहर से दिखने में ये हमें ग्रीन ग्रीन नज़र आते थे, क्योंकि कांच के अंदर आप जो भी कलर डालोगे वो वैसा ही दिखेगा। हम इंडियंस अगर इसके अंदर जाके खड़े हो जाते तो इसका नाम हो जाता ब्लैक हाउस, लेकिन इसके अंदर फल सब्जियां उगाए जा रहे हैं तो उसमें प्लांट्स हैं, इस वजह से हमें बाहर से देखने में ग्रीन लगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस। और ये प्रोसेस हमारे अर्थ पे हो रही है और हमारे अर्थ पे इसको ग्रीन हाउस गैसेस कर रही हैं और हमारा अर्थ गर्म बना रह रहा है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बन रहा है जो कि रात में भी अर्थ को गर्म रख रहा है और यहाँ पे बर्फ़ को नहीं जमने दे रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हमने कह दिया ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा जब नेचुरल तरीके से होता है, रात हमारी ज़्यादा ठंड, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बन रहा है जो कि रात में भी अर्थ को गर्म रख रहा है और यहाँ पे बर्फ़ को नहीं जमने दे रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हमने कह दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा जब नेचुरल तरीके से होता है, रात हमारी ज़्यादा ठंडी ना हो, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को नेचर ने कराया है। तो यहाँ पर जो गैसेस पाई थी जैसे कि CO2 थी, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सोलर रेडिएशन पे जो आने वाली चीज़ें हैं इसको तो ये ट्रैप कर ले रही थी लेकिन वापस भी चीज़ों को जाने दे रही थी। कुछ परसेंटेज में हमारे पास रेडिएशन आता था, कुछ परसेंटेज में रेडिएशन वापस चला जाता था, तो इससे हमारा नॉर्मल फिनोमिना बरकरार था। तब पहले ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग की कोई भी रिपोर्ट नहीं आती थी। लेकिन जब हमने इन गैसों के परसेंटेज में बढ़ोतरी कर दी, जब ये गैसें हमारी बढ़ गईं, तो धीरे 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 करके जो सन की एनर्जी अंदर तो अब आ पाती है लेकिन बाहर नहीं जाने लगी। और जब वो बाहर नहीं जाने लगी तो अर्थ हमारा दिन में तो गर्म रहता ही है, अब वो रात में भी गर्म रहने लगा और टेम्परेचर कभी ठंडा हो ही नहीं पाता है उतना जितना हम चाहते हैं। इसलिए अब हमारी सर्दियां घट जा रही हैं और गर्मी के मौसम बढ़ रहे हैं। और ये कुछ और नहीं है बल्कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। इस चार्ट से आप लर्न कर लेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कराने में या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तो आप सीधा सीधा आंसर कर दीजिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा। इनमें से हार्मफुल खतरनाक कौन सी होती हैं? फ्लोरीन के जो सब्सटेंसेस हैं, फ्लोरीन के जो सब्सटेंसेस है HFC, CFC एक्सेट्रा, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए। इसके कारण क्या हैं? जब ये बढ़ जाएंगी तो क्या क्या अर्थ पे हमारे कैसे कैसे ये बढ़ रही हैं, इनके कुछ रीजंस देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन, आज इंसान इंडस्ट्री बना रहा है, पेड़ पौधे को काट करके घर बना रहा है, पेड़ पौधों को काट करके फर्नीचर्स बना रहा है, पेड़ पौधों को काट करके। तो जब हम सारी चीज़ों को पेड़ को काट करके ही कर रहे हैं तो आपको पता है कि CO2 जो है पेड़ अपनी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में लेता है। तो जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो CO2 कहाँ जाएगा? CO2 को तो सोखने वाली कोई चीज़ बची ही नहीं। तो जब CO2 को सोखने वाली कोई चीज़ आपके पास बच ही नहीं रही है तो आपका CO2 फैल जाएगा, CO2 आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा और सन से आने वाली रेडिएशन को क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा, अपने पास रख लेगा और आपके अर्थ को गर्म कर देगा। तो एक ये रीज़न हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट के या ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का। दूसरा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो होता है, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे वो थे जो पुराने ज़माने में या आज से लाखों करोड़ फ्यूल्स हमारे वो थे जो पुराने ज़माने में या आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो
ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग बींग्स जो दब करके मर गए थे तो उनकी बॉडी ने बना दिया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो जब इन चीज़ों को हम जलाते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल जब अपनी कारों में करते हैं, तो पेट्रोल का इस्तेमाल जब अपनी कारों में करते हैं तो वो उस पीछे से धुआं निकलता है, और जब वो धुआं निकलता है तो वो इन्वायरमेंट में ऊपर चला जाता है, और इसकी वजह से गैसें ऊपर पहुंच जाती हैं और सन से आने वाली रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं और हमारा अर्थ गर्म हो जाता है। इसके बर्निंग में जो छोटे छोटे फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग में जो छोटे छोटे काले कलर के धूल के कण निकलते हैं उनको हम सूट कहते हैं। तो अगर आपसे सूट एक लाइन में कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि फॉसिल फ्यूल जलने से जो छोटे छोटे फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल, जो छोटे छोटे काले कलर के कण निकल रहे हैं उनको हम सूट कहते हैं, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ब्लैक कार्बन। बायोडिग्रेशन भी होता है। बायोडिग्रेशन मतलब बैक्टीरिया जब आपको सड़ाते गलाते हैं एनिमल बॉडी को तो उनमें से मार्श गैस निकलती है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं। तो ये सारी गैस कहाँ से आती है इसको मैंने आपको बताया। इफ़ेक्ट क्या क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या असर पड़ रहा है हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग का। ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन। अर्थ का टेम्परेचर तो भाई बढ़ ही गया। 50 सालों में, पिछले 50 सालों में ये बात रिपोर्ट की गई है कि 1.4 डिग्री सेल्सियस हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई है। बताइए, एवरेज टेम्परेचर ही जब हमारा बढ़ जाएगा तो बाकी का टेम्परेचर आपको क्या ही मिलेगा। सोचिए आपकी एसी भी आज 32 डिग्री सेल्सियस लास्ट रख रही है और जबकि हमारा टेम्परेचर रिपोर्ट किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए क्या अर्थ का हाल होगा। अर्थ जल रहा है, इस जलने को आप रोकिए कैसे भी। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, ग्लेशियर्स। जब अर्थ इतना जलेगा तो आपके ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आपका सी लेवल अराइज हो जाएगा। सी लेवल अराइज होने से क्या मतलब है, जब आपकी नदी नालों में पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आसपास घरों में, आसपास फील्ड्स में पहुंचने लगेगा और जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। और जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आपको पता है आपकी क्रॉप फील्ड और आपकी जो रहने सहने की जगह है वो बर्बाद हो सकती है। ये पोलर बियर्स कहाँ जाएंगे, अगर आइस कैप्स आपके पिघल गए तो ये पोलर बियर्स, इनका भी घर बर्बाद होगा और कई सारे हम बायोडाइवर्सिटी को, अपने कई सारे एनिमल्स को हम लॉस कर देंगे, इनकी लाइफ को एक्सटिंक्ट कर देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के एक नहीं बल्कि बड़े सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। एक उनमें से इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन में बेटा आप दो बातों का ख्याल रखिए, दैट इज़ एसिड रेन में दो चीज़ें चलती हैं। एक SO2 या SO3 के H2O के साथ मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। एक आपके NO2 के मिलने से, पानी के साथ मिलने से आपका नाइट्रिक एसिड बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का काम क्या है बेटा, जब ये इन्वायरमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक कप लिया, उसमें चाय पत्ती के लिए आपने चाय छन्नी लगाई और उसमें से चाय छाना, तो आपकी चाय पत्ती अलग हो गई, आपको सुकून से आपकी चाय मिल गई। लेकिन उसमें अगर हमने मान लीजिए ज़्यादा बड़ा होल कर दिया, छेद कर दिया, तो चाय पत्ती आपके कप में गिरने लग जाएगी। तो जब गिरने लग जाएगी तो आपकी चाय गंदी हो जाएगी, आप फिर उस चाय को पीना अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब बारिश होने वाली होती है तो हमने नीचे से इतने धूल धुएं के कण ऊपर छोड़ रखे हैं, इतने ज़्यादा छोड़ रखे हैं, इतने छोड़ रखे हैं कि ऊपर से जब बेचारी बारिश होती है तो उसके साथ कुछ केमिकल्स हमारे ऊपर आकर के गिर जाता है, क्योंकि ऊपर तो भाई केमिकल ही केमिकल है। आप एक गंदे कपड़े को ले करके अपने ऊपर ढकने की कोशिश कर रहे हैं या अपने बर्तन पे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा गर्दा है, तो बताइए वो झड़ जाएगा कि नहीं झड़ जाएगा उसके ऊपर। इस तरीके से जो ऊपर हमने धूल धुएं के कण उठाए थे, जिसमें SO2, NO2, ये ग्रीन हाउस गैसेज ऊपर जो चली गई थी, वो पानी के साथ मिलकर के रिएक्शन करने लग जाती हैं, वो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने लग जाती हैं और वो पानी हमारे अर्थ पर पड़ता है और अर्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि एसिड का काम ही है भाई नुकसान करना। एसिड हम अपने घरों में टाइल वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये एसिड हमारे अर्थ पे पड़ता है तो हमारी वेजिटेशंस को, सब्जियों को, फलों को, क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। हमारी जो बिल्डिंग है, मान लीजिए ये आपकी स्किन पे ही पड़ गई, बारिश हो रही थी, आप निकल रहे थे, आपकी स्किन बर्न करना शुरू कर जाएगी, आपकी आइज़ में इचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा एसिड रेन बहुत बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग का, इससे हमें बचना है। इसीलिए घर वाले कहते हैं कि आपको बारिश में, पहली बारिश में नहीं नहाना है, क्योंकि उन्हें इसका साइंटिफिक रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के लोग हर चीज़ का एक तोड़ निकालते थे एक्सपीरियंस से।
कभी ना कभी वो बाहर गए होंगे और उन्हें इस एसिड रेन ने परेशान किया होगा, उनकी स्किन जली होगी, तभी वो अपने बच्चों से आज मना कर देते हैं कि एसिड रेन में पहली बारिश में आपको बाहर नहीं जाना है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को आप धीरे धीरे करके आगे जानेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूलाज, चाय पत्ती अलग हो गई, आपको सुकून से आपकी चाय मिल गई, लेकिन उसमें अगर हमने मान लीजिए ज़्यादा बड़ा होल कर दिया, छेद कर दिया, तो चाय पत्ती आपके कप में गिरने लग जाएगी। तो जब गिरने लग जाएगी तो आपकी चाय गंदी हो जाएगी, आप फिर उस चाय को पीना अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब बारिश होने वाली होती है तो हमने नीचे से इतने धूल धुएं के कण ऊपर छोड़ रखे हैं, इतने ज़्यादा छोड़ रखे हैं, इतने छोड़ रखे हैं कि ऊपर से जब बेचारी बारिश होती है तो उसके साथ कुछ केमिकल्स हमारे ऊपर आकर के गिर जाता है, क्योंकि ऊपर तो भाई केमिकल ही केमिकल है। आप एक गंदे कपड़े को ले करके अपने ऊपर ढकने की कोशिश कर रहे हैं या अपने बर्तन पे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा गर्दा है, तो बताइए वो झड़ जाएगा कि नहीं झड़ जाएगा उसके ऊपर। इस तरीके से जो ऊपर हमने धूल धुएं के कण उठाए थे, जिसमें SO2, NO2 ये ग्रीन हाउस गैसेज ऊपर जो चली गई थी, वो पानी के साथ मिलकर के रिएक्शन करने लग जाती हैं, वो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने लग जाती हैं, और वो पानी हमारे अर्थ पर पड़ता है और अर्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि एसिड का काम ही है भाई नुकसान करना। एसिड हम अपने घरों में टाइल वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये एसिड हमारे अर्थ पे पड़ता है तो हमारी वेजिटेशंस को, सब्जियों को, फलों को, क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। हमारी जो बिल्डिंग है, मान लीजिए ये आपकी स्किन पे ही पड़ गई, बारिश हो रही थी, आप निकल रहे थे, आपकी स्किन बर्न करना शुरू कर जाएगी, आपकी आइज़ में इचिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा एसिड रेन बहुत बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग का, इससे हमें बचना है। इसीलिए घर वाले कहते हैं कि आपको बारिश में, पहली बारिश में नहीं नहाना है, क्योंकि उन्हें इसका साइंटिफिक रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के लोग हर चीज़ का एक तोड़ निकालते थे एक्सपीरियंस से। कभी ना कभी वो बाहर गए होंगे और उन्हें इस एसिड रेन ने परेशान किया होगा, उनकी स्किन जली होगी, तभी वो अपने बच्चों से आज मना कर देते हैं कि एसिड रेन में पहली बारिश में आपको बाहर नहीं जाना है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को आप धीरे धीरे करके आगे जानेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूलाज यू नीड टू मेमोराइज, दैट इज़ SO3 + H2O, H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 + H2O, 2HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। दीज आर 2 फॉर्म्स या फ्लेवर्स हैं ऑफ एसिड डिपोजिशन के, जो आपके ऊपर आते हैं। आप इस डायग्राम को भी अगर अपने एग्ज़ाम में बना देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा, और आप जो है इसमें क्या कर पाएंगे कि इसमें आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे इसे बनाना है। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें अपनी सारी चीज़ों को करना है। ओके, तो एसिड रेन के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए, एसिड रेन से जो आपका ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है बेटा। पहले ताजमहल इतना वाइट था, मैंने आपको यहाँ पर एक कंपैरेटिवली फ़ोटो दी है। पहले आपका ताजमहल बहुत ज़्यादा वाइट था, लेकिन अब ये ताज क्या हो रहा है बेटा? पीला पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जब आपके एसिड रेन वगैरह हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हमारी वेजिटेशन को जला रही है, तो सोचिए इन फ्यूचर में क्या होगा हमारा। तो हमें कहीं ना कहीं इन गैसों के एमिशन को कम करना है। ये देखिए, एसिड रेन जब आपकी वेजिटेबल्स पे पड़ी तो ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉयड वेजिटेशन। ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया इस स्लाइड में। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इसको आपको कैसे करना है, लेकिन बस आप इसके इफ़ेक्ट को सुनते जाइए। कॉपी पेन उठाने की तभी ज़रूरत पड़ेगी जब मैं आपको कहूँगी। तो बस आप ताजमहल का पीले पड़ने का रीज़न क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा आंसर कर देंगे एसिड रेन। ताजमहल की ऊपर जो पीला पड़ रहा है उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। आपके फसलों के बर्बाद होने का रीज़न पानी की वजह से क्या है? एसिड रेन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पर हैं जो आपको याद करने हैं। आप थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करिए, क्योंकि स्लाइड में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नेचुरल फिनोमिना। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है, और CO2 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और फिर उसके बाद इंडिया
इंडिया, यूएसए और चाइना, ये सारे लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। कैसे? यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर फ्यूल्स ज़्यादा जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी फ्रिज से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? हमारे रेफ्रिजरेटर से, कूलिंग एजेंट से निकल रही है। ये बहुत बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बढ़ाने का, और इससे आपके ओजोन में होल हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिर उसके बाद विदाउट ग्लोबल वार्मिंग इट विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल तरीके से ना होती तो अर्थ का टेम्परेचर आपका -18 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता, और माइनस पे कोई भी टेम्परेचर चला गया मतलब आपका अर्थ